हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे चालक ऊर्जा ज्ञात करने की सैद्धांतिक विधि के अंतर्गत जो बोर्न लैंडे समीकरण है उसको किस प्रकार से ड्राइव किया जाता है, उसको किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंतर्गत हमने बात की जब आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है तो जब दो विपरीत आवेशित गैसीय आयन अनंत से एक दूसरे के समीप आते हैं और समीप आकर साम्य स्थिति में एक मोल आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उसमें जो कूलाम्बिक आकर्षण की जो इंट्रैक्शन है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस बात पर हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बात कर ली थी। उसी क्रम में उसी से आगे आज हम बात करेंगे जब दो विपरीत आवेशित गैसीय आयन अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो उस दौरान जो प्रतिकर्षण की जो कूलाम्बिक इंट्रैक्शन है या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो प्रतिकर्षण की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं जहां पे P है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा और ये क्या है रिपल्सन इक्वल टू होता है BE² अपॉन R राइज टू द पावर n। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, जहां पे कैपिटल B है वो प्रतिकर्षण गुणांक कहलाता है, जहां पर B इक्वल टू है प्रतिकर्षण गुणांक। इसका मान जो है वो जो नजदीक स्थित जो आयन है उन्हीं पर निर्भर करता है, यानी जितनी संख्या में किसी आयन विशेष के नजदीक आयन स्थित होंगे उन्हीं के द्वारा इस कैपिटल B का निर्धारण होता है। सपोज करिए NaCl स्ट्रक्चर के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है 6 × B, जहां पे स्मॉल b क्या है वो भी एक रिपल्सन कोफिशिएंट है, ओके। लेकिन कैपिटल B है वो उस आयन पर सभी आयनों का जो प्रतिकर्षण प्रभाव है उसको शामिल करते हुए जो गुणांक दिया गया वो B दिया गया, कैपिटल B दिया गया। यहाँ पे n क्या है, बोर्न एक्सपोनेंट है, बोर्न एक्सपोनेंट जिसका मान आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाता है उसी प्रकार से बोर्न एक्सपोनेंट का मान भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो आयन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का है इस बात से n का मान निर्धारित होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम जैसा है, किसी भी धनायन व ऋणायन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के समतुल्य है तो उसके लिए बोर्न एक्सपोनेंट का मान होता है 5। फिर अगर नियोन के जैसा है तो ये होता है 7, अगर आर्गन के जैसा है तो ये होता है 9, क्रिप्टॉन के जैसा है तो ये होगा 10 और अगर जीनोन के जैसा है तो ये होगा 12। ये बात क्लियर हो गई। देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम लिथियम प्लस की बात करें तो लिथियम प्लस जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के समतुल्य है, इसलिए इसके n का मान कितना होगा 5 होगा। अगर हम Na+ की बात करें, सोडियम जो आयन है उसकी हम बात करें तो सोडियम आयन के लिए जो बोर्न एक्सपोनेंट है उसका मान कितना होगा 7 होगा, क्योंकि इस टेबल के मुताबिक सोडियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किससे मैच कर रहा है, नियोन से, और उसके लिए बोर्न एक्सपोनेंट का मान कितना होता है 7 होता है। फिर इसी प्रकार से देखिए अगर हम कैल्शियम 2+ की बात करें
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के समतुल्य है, ये होगा 9 होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी किस प्रकार से हम विभिन्न आयनों के लिए हम एक दो एग्जाम्पल रेनाइन की ओर ले लेते हैं। देखिए अगर हम रेनाइन क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन के समतुल्य है और आर्गन के लिए बोर्न एक्सपोनेंट का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी विभिन्न प्रकार के आयनों के लिए हम बोर्न एक्सपोनेंट का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दूसरी बात देखिए, जब कोई आयन युग्म दिया हुआ हो यानी कोई आयनिक क्रिस्टल है, उसके लिए हम बोर्न एक्सपोनेंट का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए NaCl के लिए अगर आपको बोर्न एक्सपोनेंट का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों आयनों का बोर्न एक्सपोनेंट हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए Na+ का बोर्न एक्सपोनेंट कितना है, 7 है। Cl- का सॉरी ये 9 होगा, आर्गन का 9 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए Na+ का कितना है, 7 है, 7 है प्लस Cl- का कितना है, 9 है, अपॉन 2 इक्वल टू 8। ओके, यानी दो जो इंडिविजुअल आयन है, कोई आयनिक क्रिस्टल जिन आयनों से मिलकर के बना है, उन दोनों आयनों के बोर्न एक्सपोनेंट का जो एवरेज है वो हम निकालते हैं, उससे हमें बोर्न एक्सपोनेंट का मान प्राप्त हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखिए दूसरी एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है, वो यह है कि जब हमने आकर्षण की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो उस दौरान r दूरी से स्टार्ट करते हुए अनंत तक जितने भी आयन्स हैं, भले वो समान आवेशित हों या विपरीत आवेशित हों, उनके द्वारा आरोपित आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रभाव को हमने ध्यान में रखा था और जो गणना हमने की थी उस गणना में उस फैक्टर को हमने जोड़ा था। ओके, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रतिकर्षण की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो केवल और केवल उन्हीं आयनों के प्रभाव को हम शामिल करेंगे जो कि उस आयन के बिल्कुल नजदीक हों, यानी अधिक दूरी वाले आयनों का प्रतिकर्षण की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने इक्वेशन लिखा है उसमें देखिए r⁻n है, n बोर्न एक्सपोनेंट है जिसका न्यूनतम मान कितना है, 5 है। तो r⁵ होगा तो क्या होगा, इस पूरे जो कंपोनेंट है इसका मान क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे n और r का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका मान और कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम सिर्फ और सिर्फ किसी आयन विशेष के बिल्कुल नजदीक स्थित आयनों के प्रभाव की वजह से ही हम कैलकुलेट करते हैं। दूर स्थित आयनों के प्रभाव को हम इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हर में या डिनोमिनेटर में r⁻n है, r और n का मान अगर बढ़ता है तो क्या होता है, इसका मान बहुत कम हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, हमें देखिए U0 या U ज्यादा हो जाए इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन। ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पोटेंशियल एनर्जी टोटल हम इसको कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल टू, इन दोनों का मान रख दीजिए, माइनस अवोगाड्रो नंबर, मेंडेलियन कांस्टेंट, आयनिक आवेशों का गुणनफल E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस BE² अपॉन r⁻n, ये इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए
इक्वेशन 6 है, उसमें हम साम्य की कंडीशन लगाएंगे। जब साम्य की कंडीशन आएगी तो साम्य पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, साम्य पर पोटेंशियल एनर्जी आकर्षण की बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्रतिकर्षण के, और साथ में आर क्या हो जाएगा, आर जी, जिसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलेंगे या साम्य पर अंतर्नाभिकीय दूरी हम इसको बोलेंगे। और साथ में समीकरण 6 का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए d अपॉन डी आर पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल टू 0, ओके, और इक्वल टू d अपॉन डी आर माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर 0 और प्लस बी ई स्क्वायर अपॉन आर 0 रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल टू डी, या ये कांस्टेंट राशि इसको बाहर ले लीजिए, माइनस अवोगाड्रो नंबर मेडोलिन कांस्टेंट जेड स्क्वायर और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी आर, और ये आ जाएगा r 0 रेज़ टू दी पावर -1 प्लस बी ई स्क्वायर, इसको बाहर ले लीजिए d अपॉन डी आर, और ये आ जाएगा r 0 रेज़ टू दी पावर -n, ओके, इक्वल टू 0। देखो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, इसका मान आ जाएगा -1 आर 0 रेज़ टू दी पावर -2 इक्वल टू, और इसको सोल्व करिए, देखिए बी ई स्क्वायर, और इसका मान आ जाएगा माइनस एन, या फिर यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, यहाँ पे डॉट एन, आर 0 रेज़ टू दी पावर -n -1, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, और क्या बच गया है, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या हो जाएगा आर 0 स्क्वायर, ओके। तो ये देखिए इसमें ये इक्वल टू है प्लस बी स्क्वायर है, और ये माइनस है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए इसको, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आया है और ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, ये प्लस हो गया है, इस प्रकार से यहाँ लो, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस है, ये आ जाएगा इक्वल टू बी ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे है n और r 0 रेज़ टू दी पावर n प्लस 1, या फिर हम इसको b इक्वल टू, देखिए g स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, b इक्वल टू जाएगा अवोगाड्रो नंबर a जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r 0 स्क्वायर, और यहाँ पे r 0 n प्लस 1, ओके, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा ये n। देखिए यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसको हम सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, एन ए जेड स्क्वायर अपॉन n 4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखिए इसको
नीचे ले आइए, नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा R0 2 माइनस n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया na a z स्क्वायर अपॉन n 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस n इक्वल टू b आ गया। ये इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप 7 नंबर। समीकरण 7 से b का मान समीकरण हम 6 में पुट करेंगे। समीकरण 7 से b का मान समीकरण 6 में रखने पर देखिए 6 इक्वेशन नंबर 6 ये है, क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल टू माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 यहाँ पे सामने की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और देखिए इसका मान ये आ गया है प्लस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर। देखिए ई स्क्वायर ये हमने ये लिख दिया है, डी का मान हमने पुट कर दिया है, ये हो जाएगा n 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस n इंटू R0 n। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें कॉमन है, उनको कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा अवोगाड्रो नंबर, बेर्नौली कांस्टेंट, आयनिक आवेशों का गुणनफल ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 देखिए कॉमन है इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया देखिए, जब हम माइनस ये राशि कॉमन ले ली बाहर, तो ये बच गई यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन n और ये आ गया u0 इक्वल टू माइनस। ओके, ये है बोर्न-लैंडे इक्वेशन। ओके, तो इस प्रकार से जो आकर्षण की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और प्रतिकर्षण की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों को शामिल करते हुए हम जो चालक ऊर्जा है उसका सैद्धांतिक मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। इस फॉर्मूले में जैसा कि आपको पता है n अवोगाड्रो संख्या है, a मेटलिक कांस्टेंट है, z स्क्वायर आयनिक आवेशों का गुणनफल है और e स्क्वायर क्या है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, एप्सिलॉन 0 परमेबिलिटी है, R0 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो रहा है, बोर्न एक्सपोनेंट है। ओके, इससे आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।